अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इंटरप्ट हो गई है, और हुआ ये था कि मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी अराउंड 20 मिनट्स की, और फिर मेरा लैपटॉप बंद हो गया और वो सेव नहीं हुई। बस 8 मिनट की सेव हो चुकी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे मैंने फिनिश किया था उस लास्ट वीडियो में, कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो आयोटा में कम होता है, ठीक है, और आपकी कैपिलरी के अंदर ज़्यादा होता है, और जो वेन होता है आयोडा के अंदर ज़्यादा होता है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, आयोडा के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कैपिलरीज़ के अंदर सबसे कम प्रेशर होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेशर आयोडा में होता है, सबसे कम होता है आपकी कैपिलरी के अंदर, और वेन के अंदर होता है, वेन के अंदर आयोडा के मुकाबले में तो कम होता है बट कैपिलरी के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अब ये रीज़न क्या है इस चीज़ का, हम इसको पढ़ते हैं। देखें, नॉर्मली होता क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो डिपेंड करता है टोटल सरफेस एरिया पे। ब्लड प्रेशर टोटल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जो आपकी बॉडी में आयोटा है वो एक ही है, और फॉर एग्जांपल जो एक है और इसका जो एक सरफेस एरिया है एक का वो है 10, ठीक है। अब एक है तो उसका 10 ही रहेगा, तो इसके अंदर एक प्रेशर होगा। अब उसके बाद आर्टरी की बात करते हैं। जो आयोटा है आर्टरी के अंदर, आर्टरी फॉर एग्जांपल हैं चार आर्टरी हैं, ठीक है, 4 आर्टरी हैं और एक का है 5 प्रेशर, ठीक है, 5 सरफेस एरिया, तो 4 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वो जो उनका सरफेस एरिया है एक का 10 है, ठीक है तो 10 ज़्यादा है, बट रीज़न इज़ कि ये 5 हो गई हैं। जब 5 हो गई हैं तो एक का 10 एरिया था और 4 का जो एक 5 की है वो 20 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आर्टरीज़ के बाद आती हैं आर्टेरियोल। समझो आर्टेरियोल हैं 40 और एक आर्टेरियोल का जो वो सरफेस एरिया है वो 2 है, तो 40 का कितना हो जाएगा, 80। तो जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है टोटल सरफेस एरिया पे। हमारी बॉडी में आयोटा एक होता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा, आर्टेरियोल बहुत ज़्यादा होता है उसका टोटल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और कैपिलरीज सबसे ज़्यादा होती हैं हमारी बॉडी में, तो कैपिलरीज का टोटल सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। जब टोटल सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया, प्रेशर उतना ज़्यादा कम, तो सबसे कम ब्लड प्रेशर हमारी कैपिलरीज के अंदर होता है, ठीक है। और याद रखना है कि आपकी कैपिलरीज़ के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होता है कि ब्लड की डायरेक्शन को रोकें। हाँ, सिर्फ आयोडा के अंदर जब आयोडा शुरू हो रहा होता है वहाँ पे एक वॉल्व होता है, सेमी लूनर वॉल्व, उसके बाद कहीं नहीं होता। आर्टरी के अंदर नहीं होता, आयोडा के अंदर होता है शुरू में, आर्टरी के अंदर नहीं होता। जो वेन होती है इसके अंदर ना आपके वॉल्व लगे होते हैं, और वॉल्व क्यों लगे होते हैं, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा हो वेन के अंदर वो वापस बैकवर्ड ना आए। होता क्या यार, आपकी बॉडी है, इंसान है, फॉर एग्जाम्पल उसकी, और बिकॉज आपकी वेन के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है आयोडा के मुकाबले में कम होता है, तो लो जो ब्लड प्रेशर होता है ना, इस चीज़ के लिए अब जो ब्लड है वेन के ज़रिए ऊपर हार्ट में जाना चाह रहा है। ये समझो ये टांग है और टांग के अंदर वेन मौजूद है और यहाँ पे कोई दिल मौजूद होगा, तो उसने टांग से ना वेन के ज़रिए ब्लड ने जाना है हार्ट में, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए उसे फोर्स चाहिए, ठीक है, और प्रेशर वैसे ही कम है तो कैसे ऊपर जाएगा। तो होता क्या है, आपकी जो टांग में, आपके हाथ में, आपके एब्डोमेन में कुछ मसल्स होते हैं जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमारे नॉर्मल मसल्स होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इन वेन्स को स्क्वीज़ करती हैं, दबाती हैं। और ख़ुद बताओ, जब किसी चीज़ को दबाओगे तो उसके अंदर जिस तरह पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती थी ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है कि फोर्स लगाने से पीछे वो चीज़ आगे मूव कर जाती थी, इसी तरह जब इसको ऊपर से फोर्स लगाओगे तो ये चीज़ आगे की तरफ मूव करेगी, और पीछे की तरफ ये चीज़ मूव कर सकती है। तो इसको पीछे जाने से रोकने के लिए वॉल्व लगे होते हैं जो वन वे ब्लड फ्लो करवाते हैं, यानी कि वन वे, यानी कि ऊपर की तरफ भेज देते हैं, नीचे की तरफ नहीं आने देते। तो ये वॉल्व का फ़ायदा होता है। तो सिर्फ कैपिलरी के अंदर वॉल्व नहीं होते, सिर्फ वेन के अंदर वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कह रहे हैं आर्टरी जो होती हैं, जब ब्लड निकलता है सबसे पहले हार्ट से तो चला जाता है आर्टरीज़ के अंदर, आयोडा के अंदर और फिर आर्टरीज़ के अंदर। आर्टरी की जो वॉल होती है थिक होती है, बिकॉज इसमें जो मसल्स की लेयर होती है वो ज़्यादा होती है, और इसमें ख़ास तौर पे इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो मैंने डिस्कस किया था वो भी मौजूद होती हैं, ठीक है। सो जो आर्टरीज़ होती हैं इनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है, और वेन की वॉल जो होती है थिन होती है। मैं अभी डिफरेंस बताता जा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो आर्टरी की सबसे आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, वेन की भी यही होती है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, जिस तरह कोलेजन है। तो कोलेजन फाइबर से ट्यूनिका एक्सटर्ना मिलकर बनी है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस किस्म का, यानी कि इसमें फाइबर्स होते हैं, यानी कि इस तरह बंडल होते हैं कोलेजन के। जो कोलेजन के बंडल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना बनाते हैं। और जो मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। तो स्मूथ मसल्स होती हैं, इलास्टिक फाइबर, और आपकी आर्टरीज़ के अंदर इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल ज़्यादा होती हैं, इसीलिए आपकी आर्टरीज़ की वॉल थिक होती है। खासतौर पर ट्यूनिका मीडिया आर्टरी का ज़्यादा थिक होता है, वेन का थिन होता है। नज़र भी आ रहा होगा कि ट्यूनिका मीडिया जो है इसका वो थिक है इस मसल की लेयर की वजह से, बिकॉज ज़्यादा मसल्स हैं, स्मूथ मसल ज़्यादा हैं, इलास्टिक फाइबर भी ज़्यादा हैं, और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी है। मीडिया के अंदर एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, इंटरनल के अंदर
इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। इंटरनल की बात करूँ, ट्यूनिका इंटरनल, जिसको ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हो, इसमें जो लेयर होती है सेल की, उसको हम अंदर वाली लेयर जो होती है वो एंडोथीलियम होती है। तो जो एंडोथीलियम की लेयर है जो ट्यूनिका इंटरना बना रही है, वो कौन से सेल से मिलकर बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये फेडरल का पॉइंट है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये बनाती है आपकी एंडोथीलियम की लेयर को। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या बनाती है? आपकी ट्यूनिका इंटरना में मौजूद एंडोथीलियम जो है ना, स्क्वैमस एंडोथीलियम, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना है। तो आर्टरीज होती हैं, वो कह रही हैं एक्सपैंड तो कर सकती हैं बट स्लाइडली एक्सपैंड करती हैं। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इनकी वॉल थिक होती हैं। जो चीज़ थिक होती है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। जब आप उसको फुलाना चाहोगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और ये यही इसका फ़ायदा भी है कि ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करती, बिकॉज ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना सिस्टोल के अंदर, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड चला जाता है आपका आयोटा के अंदर, तो आयोटा का अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता तो मसला हो जाता ना, कि फट भी सकता था। तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है और उसके साथ थिक भी होता है। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी ये वॉल्स फटती नहीं है, ठीक है, और बहुत हाई ब्लड प्रेशर को अपने अंदर से बर्दाश्त कर सकती हैं। और आर्टरीज़ के अंदर ब्लड के फ्लो को रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिलती है। जब रेजिस्टेंस रुकावट ज़्यादा मिलती है तो क्या होता है? रुकावट ज़्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि इसकी जो ल्यूमेन है वो पतला है। तो फिर क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है, वो इसमें ज़्यादा होता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, याद रखना है ये, ठीक है। कह रहे हैं जब हार्ट बीट करता है तो ये जो आपकी आर्टरीज़ हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इसकी वजह से ब्लड जो है पंप हो जाता है स्मॉलर वेसल्स के अंदर भी, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं ब्रांच कर जाती हैं, आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर डायमीटर वाली आर्टीरियोल्स में। आर्टीरियोल्स का डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। जब डायमीटर छोटा होता है आप कहोगे जो चीज़ पतली है, जो छोटी है, उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज आर्टीरियोल्स एक थोड़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया उनका बढ़ जाता है। जब टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा, ठीक है। जो आर्टीरियोल्स होते हैं, और आर्टीरियोल्स के अराउंड भी मसल्स लगे होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्रोल करने में कि ब्लड गुजरेगा, कितना फ्लो करेगा, कितना नहीं करेगा, ठीक है। इसको भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। और ये जो आर्टीरियोल हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग हाउ ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जांपल कहीं पर आपने ब्लड कम देना है तो आपके जो आर्टीरियोल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब आर्टीरियोल पहले इतना था, यहाँ से इतना ब्लड जा रहा था, अब जब पतला हो जाएगा तो उससे ब्लड कम कम जाएगा। जब आर्टीरियोल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इसको वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड जो जाता है ना, क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो जाती है वो कम होती है। जहाँ पर आपने ब्लड कम देना है वहाँ पर आप वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देते हो, जहाँ ब्लड ज़्यादा देना है आप वहाँ वेजो डायलेशन करा देते हो। कैपिलरीज़ की बात करें, देखो अल्लाह ताला ने आपके अंदर ना एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि देखो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ना होता ना तो जो डिफ्यूजन होती है ना एक सेल से दूसरे सेल में होती है। तो यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफ्यूजन आराम से हो जाती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई मिलियन या बिलियन सेल्स होते हैं, उनके अंदर डिफ्यूजन में मसला होता। चीज़ों को डिफ्यूज़ कर तो जाती हैं बट बहुत टाइम लेती हैं, ठीक है। तो इस काम को ख़त्म करने के लिए, और डिफ्यूजन अभी भी होती है मल्टी सेलुलर भी, लेकिन वो इस तरह होती है कि एक ब्लड की कैपिलरी होती है, उसके बाहर एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और ये सेल होता है। ब्लड कैपिलरी जो है अल्लाह ताला ने ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया जिसमें ब्लड कैपिलरीज़ बनाई। जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं ये डिफ्यूजन में काम आती हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कैपिलरीज़ के ज़रिए डिफ्यूजन होती है और डिफ्यूजन के ज़रिए चीज़ों का एक्सचेंज होता है। और अब मैं इसके बारे में बात करूँ, देखो ये आपकी कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता है, ब्लड फ्लो यहाँ से कर रहा होता है। कैपिलरीज़ बहुत पतली होती हैं और इतनी पतली होती हैं कि यहाँ से एक रेड ब्लड सेल ना इस लाइनें बना के जा रहे होते हैं, यानी कि एक ब्लड सेल की जितनी उसकी डायमीटर होता है, 7 से 9 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। जो कैपिलरीज़ है इसके अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है, लेकिन इतना होता है कि वो यहाँ से चीज़ों को बाहर भेज सकता है। तो कैपिलरीज़ के अंदर से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें सेल को देनी होती हैं, फॉर एग्जांपल ये कैपिलरी है, मैंने इस सेल को कोई चीज़ देनी है, तो कैपिलरी से कोई चीज़ बाहर निकलेगी। तो सेल से जो कैपिलरी से जो लीक होती है ना, वो एक फ्लूइड की फॉर्म में लीक होती है। उस फ्लूइड को आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हो। उस फ्लूइड के अंदर ज़्यादातर वाटर होता है, वाटर के साथ साथ कुछ गैसेस भी होती हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और छोटे प्रोटीन्स भी होते हैं। बड़े प्रोटीन्स नहीं होते। बड़े प्रोटीन्स ना होने का रीज़न ये है कि जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है और रेड ब्लड सेल्स भी बड़े होते हैं। तो जो कैपिलरी का साइज़ है ना, जहाँ से चीज़ें डिफ्यूज़ कर रही हैं, वो बहुत छोटा होता है, तो वहाँ से बड़ी चीज़ें नहीं जा सकती। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स यहाँ से ज़रूर गुजर जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक एबिलिटी होती है ऊज़ करने की। ऊज़ का मतलब होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अपनी शेप चेंज करके वो पतली जगह से भी निकल सकते हैं। यहाँ से निकल जाएंगे दोबारा सर्कुलर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो गुजरने के लिए उन्हें अपने आप को पतला कर लिया था। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं
वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो कैपिलरीज में हो रही है वो वहाँ से निकल सकते हैं। और जो कैपिलरी से फ्लूइड लीक हो रहा होता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हो। तो कैपिलरी से फ्लूइड निकला और यहाँ पर जमा हो गया, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हो। तो कैपिलरीज से जो चीज़ निकलती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर वो आपके सेल में जाती है। तो सेल से जो वेस्ट होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आपकी कैपिलरी के अंदर आ जाता है। तो ये था, इसको हम रीड करते हैं। कह रहे हैं जो इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो अल्लाह ताला ने बनाया है कि जो डिफ्यूजन है बिल्कुल ऐसे हो सके जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको सेल को मिलियन बिलियन सेल्स क्रॉस करने पड़े डिफ्यूजन के ज़रिए। नहीं, डिफ्यूजन के लिए आपको सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्रॉस करना पड़ेगा और एक सेल में आप घुस जाओगे। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होती है। जो डिफ्यूजन होती है ये कैपिलरीज में होती है, जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं इनका डायमीटर सबसे छोटा होता है लेकिन टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो जो आपकी ये कैपिलरीज होती हैं सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर वेस्ट, न्यूट्रिएंट, गैसेस, हार्मोन का एक्सचेंज होता है ब्लड के दरमियान और बॉडी सेल्स के दरमियान, लेकिन किसके ज़रिए? बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए होता है। अच्छा, जो कैपिलरीज की वॉल होती है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। सो याद रखना है कैपिलरीज सिंगल लेयर होती है इनकी, बाकी वेन और आर्टरी में 3 लेयर्स होती हैं। तो कैपिलरी की सिंगल लेयर होती है, दैट इज़ आपकी एंडोथेलियम, इसको सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। और जो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम है डिफ्यूजन को ज़्यादा रोकती नहीं है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस आराम से हो जाता है, जो चीज़ें डिसॉल्व होती हैं वो आराम से पास आउट कर जाती हैं यहाँ से। तो कह रहे हैं प्रेशर जो इसमें होता है वो क्या कराता है? लीकेज कराता है चीज़ों का ब्लड प्लाज्मा के अंदर से। किसके अंदर? जो ब्लड प्लाज्मा जो आपकी कैपिलरी के अंदर मौजूद है वो यहाँ से चीज़ें निकलवाता है स्पेस के अंदर जो टिश्यूज़ को और कैपिलरी को सराउंड कर रही होती है। कैपिलरी है और यहाँ पर सेल है, तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होगा, तो ये इस चीज़ें यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीक कर देगा ताकि यहाँ से वो सेल में चली जाए। ठीक है, इस फ्लूइड को आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हो, जिसमें ज़्यादातर वाटर होता है, प्राइमरीली वाटर होता है इसमें, फिर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हार्मोन्स, गैसेस, फेस वगैरह, और छोटे प्रोटीन्स भी होते हैं। बड़े प्रोटीन्स नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते और प्लेटलेट्स नहीं होते, बिकॉज उनका साइज़ बड़ा होता है तो यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, बिकॉज जो ओपनिंग होती हैं वो इनको जाने का रास्ता दे देती हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं अपनी शेप चेंज करके यहाँ से गुजर जाते हैं। वेन की बात करें, जो आज का लास्ट टॉपिक है, कि वेन जो होती है ना इनके अंदर, अच्छा, जो ब्लड है पहले आएगा आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल और वेन्यूल से वेन में जाएगा। वेन के अंदर जो ब्लड जाएगा ना उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल चुकी होगी, तो वेन जो है फिर ब्लड लेके जाएगी वेना कैवा में, वेना कैवा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी? ब्लड को आपके लंग्स में लेके जाएगी ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो और CO2 वहाँ से रिमूव किया जाए और वेस्ट रिमूव किया जाए। जो कह रहे हैं जो कैपिलरी से ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वेस्ट होते हैं, वो बड़ी वेसल्स में जाते हैं जिनको वेन्यूल्स कहते हैं। तो कैपिलरी से बड़ी हैं वेन्यूल्स, फिर वेन्यूल्स चली जाती हैं वेन्स में। जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को लो रेजिस्टेंस देती हैं ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। तो वेन के अंदर लो रेजिस्टेंस पाथवे होता है, यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। जब ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है तो ब्लड प्रेशर लो होता है। कह रहे जो इनकी वॉल्स होती हैं वेन्स की वो पतली होती हैं और आर्टरीज़ की मोटी होती हैं, डिफरेंस हो गया। और ये ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती हैं आर्टरीज़ वाली के मुकाबले में। आर्टरीज़ वाली एक्सपेंड करती हैं बट वेन्स ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती हैं। ठीक है, और दोनों के अंदर स्मूथ लेयर होती है मसल्स की, लेकिन वेन के अंदर स्मूथ लेयर की लेयर पतली होती है, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है और वो जो आपकी आर्टरी होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकती। ठीक है, और कह रहे हैं बिकॉज इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो वेन में लो होता है, तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सरसाइज के दौरान और आप जब सांस ले रहे होते हो उसके दरमियान, तो इससे क्या होता है ब्लड जो है हार्ट में चला जाता है। जो मूवमेंट है मसल्स की वेन को स्क्वीज़ करती हैं, दबाती हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने हाथ में गुब्बारा लो, उसको प्रेस करो, दबाओ, तो उसमें क्या होगा कि आप देखोगे दोनों तरफ से पानी आगे की तरफ भी फूल जाएगा, पीछे की तरफ से भी फूल जाएगा। ये तो उसके अंदर हो सकता है ऐसा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी वेन्स के अंदर ना बनाए हैं वॉल्व। ये वॉल्व जो होते हैं क्या करते हैं, जब आप कंप्रेस करते हो वेन को, तो आपने वेन को यहाँ पे कंप्रेस किया तो वॉल्व जो है ना इसको ऊपर ब्लड को जाने देंगे लेकिन नीचे पीछे की तरफ नहीं जाने देंगे। तो ये वन वे फ्लो करवाते हैं वेन्स के अंदर आपके वॉल्व, ताकि ब्लड जो है सिर्फ हार्ट की तरफ जाए, पीछे बैकवर्ड फ्लो ना करे। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक, जो वीडियो हमारे मिस हो गई थी मैंने उसको कंप्लीट किया। ब्लड वेसल्स का पार्ट 2 था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आर्टीरियोल्स वगैरह के रोल को डिस्कस करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन में, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या होता है और इसका क्या रोल है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।